हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और लिटरेरी टर्म्स के 70 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं 71 से। और फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लिटरेरी टर्म्स हमें समझ में नहीं आ रही है, लिटरेरी टर्म्स बहुत टफ़ हैं। फ्रेंड्स लिटरेरी टर्म ना तो बिल्कुल भी टफ़ है, हाँ थोड़ी डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन अगर आप क्वेश्चंस के माध्यम से उनको पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएंगी। आप पहले सभी लिटरेरी टर्म्स को पढ़ लीजिए और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तब वो जो लिटरेरी टर्म्स हैं वो इजीली समझ में आ जाती है। फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आती है, और मेहनत अगर की जाए, प्रैक्टिस अगर की जाए तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि समझ में ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। Question number 71 is the technique of cliffhanger appeared in the Victorian serial novel. It appeared in Charles Dickens, a pioneer of serial publication of narrative fictions. The term cliffhanger originated in 1873 when Henry Knight was left hanging off a cliff. The protagonist Henry Knight appeared in. यहाँ पर एक टेक्निक क्लिफ हैंगर का डिस्क्रिप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, जो कि विक्टोरियन सीरियल नॉवल में दिखाई जाती थी और ये अपीयर्ड हुई थी चार्ल्स डिकेंस के नॉवल में, जो कि सीरियल नॉवेल्स के पब्लिकेशन करते थे फ्रेंड्स। चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल्स हैं वो बहुत फेमस हैं और क्लिफ हैंगर उनमें यूज़ की जाती थी टर्म। क्लिफ हैंगर क्या है फ्रेंड्स? ये ओरिजिनेटेड हुई थी 1873 में, जब हेनरी नाइट को हैंग किया गया था एक क्लिफ पर। तो इसी को क्लिफ हैंगर एक टर्म बोला गया है फ्रेंड्स। द प्रोटागोनिस्ट हेनरी नाइट अपीयर्ड इन। जो हेनरी नाइट है वो किस में अपीयर हुआ था, किस नॉवेल में अपीयर हुआ था फ्रेंड्स? तो देखिए ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, हार्डीज ए पेयर ऑफ ब्लू आइज़। हार्डी का जो नॉवल है पेयर ऑफ ब्लू आइज़, उनके जो प्रोटागोनिस्ट थे, जो हेनरी नाइट हैं, उनको हैंग किया गया था हैंगिंग ऑफ ए क्लिफ। एक क्लिफ होता है, छोटी पहाड़ी या एक ऊंचा टीला उसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पर उनको हैंग किया गया था और तभी से ये जो टर्म है क्लिफ हैंगर ये प्रचलित हुई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्लोजेट ड्रामा इज़। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? ए ड्रामा रिटन टू बी रीड रादर दैन एक्टेड। ऐसा ड्रामा जो कि रीड किया जाता है, ओनली एक्ट नहीं किया जाता फ्रेंड्स। ओनली एक जो पर्सन होते हैं उनको रीड करके सुनाते हैं कि उस जो ड्रामा में क्या क्या है और किस किस ने क्या क्या परफॉर्म किया है। वो जो ड्रामा है वो परफॉर्म नहीं किया जाता फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा। नेक्स्ट है मिल्टन, सैमसन एगोनिस्ट, लैंडर्स, काउंट जूलियन, बायरन्स, मैनफर्ड, कीट्स, ओथो द ग्रेट, शैलीज, प्री मैथ्यूज, अनबाउंड एंड हार्डीज द डिनास्ट आर द इंस्टेंस ऑफ। ये जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, सैमसन एगोनिस्ट, काउंट जूलियन, मैनफर्ड, ओथो द ग्रेट, प्रोमेथ्यूज, अनबाउंड एंड द डिनास्ट, ये किसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स? ये एग्जाम्पल है क्लोजेट ड्रामा के। Who defined the code hero as a man who lives correctly, following the ideals of honor, courage and endurance in a world that is sometimes chaotic, often stressful and always painful। ये जो डेफिनेशन है हीरो की, ये किसने दी है फ्रेंड्स? ये दी है हेमिंगवे ने। नेक्स्ट है द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद। जो टर्म है कोड हीरो वो किससे एसोसिएटेड है? अगेन हेमिंगवे इज द राइट आंसर। सच वर्ड और फ्रेज कैन बी यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन and information writing but cannot be used for formal situations. The term for use such word is। तो यहाँ पर कहा गया है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डेली कन्वर्सेशन में यूज़ किए जाते हैं, कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें यूज़ किए जाते हैं, इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन फॉर्मल राइटिंग्स में या फॉर्मल सिचुएशन में मीन्स ऑफिशियली उनको यूज़ नहीं किया जाता। तो उनको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? तो उनको बोलते हैं फ्रेंड्स कोलोक्वियलिज्म। कोलोक्वियलिज्म। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं जो नॉर्मली बोलचाल की भाषा में यूज़ किए जाते हैं लेकिन ऑफिशियली लैंग्वेज में यूज़ नहीं किए जाते। नेक्स्ट है इट इज़ अम्यूजिंग एंड सैटिरिकल इन टोन, इट्स एंड इज़ चीयरफुल, इट शोज़
द ट्रियम्फ ओवर अनप्लीजेंट, इट क्रिएट्स कॉमिक इफेक्ट, द फाइनल आउटकम इज हैप्पी कंक्लूजन। ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका जो आउटकम होता है वो हैप्पी कंक्लूजन होता है, और अनप्लीजेंट के ऊपर यहाँ पर जीत होती है, और ये इसका जो एंड होता है वो चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है, ये अम्यूजिंग होता है, थोड़ा मजाकिया होता है, और सैटारिकल भी होता है, थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप में भी होता है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये ड्रामा का एक रूप होता है जिसको बोलते हैं कॉमेडी। ये कॉमेडी का डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, कॉमेडी इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमोइडिया, रिवील सॉन्ग कॉमोइडिया इज। तो ये जो कॉमोइडिया है ये कौन सा वर्ड है, किस लैंग्वेज से लिया गया है फ्रेंड्स, ये लिया गया है ग्रीक वर्ड से। नेक्स्ट है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मेजर फॉर मेजर, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एंड विंटर्स टेल आर। ये सब जो यहाँ पर ड्रामास दिए गए हैं ये कॉमेडीज़ हैं। ये किसकी और कौन सी कॉमेडी है, ये डार्क कॉमेडीज़ ऑफ शेक्सपियर हैं, इनको डार्क कॉमेडीज़ फ्रेंड बोला जाता है। फेलगम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल आर नोन एज। ये जो यहाँ पर दिया गया है, फेलगम, ब्लड, येलो बाइल इसको कॉलर बोलते हैं, और ब्लैक बाइल मेलेंकली आर नोन एज, इसको बोलते हैं ह्यूमर। और जो ह्यूमर है ये 4 ह्यूमर्स बेन जॉनसन ने दिए थे फ्रेंड्स, और उन्होंने बोला था इनमें से जब भी कोई भी ह्यूमर ऊपर नीचे होता है, एक्स्ट्रा होता है, तब जो सेंस है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बदल जाती है और वहाँ पर कॉमेडी उत्पन्न होती है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स एक टर्म है जो कि जॉन फ्लेचर के ड्रामा और किसी दूसरे एक राइटर के ड्रामा को यहाँ पर टर्म दी गई थी। तो ये जो दूसरे राइटर हैं वो है बेन जॉनसन। नेक्स्ट है, जॉनसन प्लेज लाइक एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट एंड वेलपोन आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, हु पॉपुलराइज्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर किसने पॉपुलराइज किया, अभी ऊपर हमने बताया कि जो 4 ह्यूमर्स हैं वो किसने दिए थे, बेन जॉनसन ने दिए थे। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी बेन जॉनसन ने ही पॉपुलराइज किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स। ह्यूमर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिक्विड। नेक्स्ट है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज ओरिजिनेटेड इन फ्रांस विद। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो फ्रांस में ओरिजिनेटेड हुई थी, और किसने इसको ओरिजिनेट किया था, तो ये था मॉलियरे। नेक्स्ट है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्लोरिश्ड इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ इंग्लैंड, विच पीरियड इज इट। कॉमेडी ऑफ मैनर्स एक पीरियड में सबसे ज़्यादा हाइट पर पहुंची थी, और वो कौन सा पीरियड था फ्रेंड्स, वो पीरियड था रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन पीरियड के जो राइटर्स थे उन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स को बहुत अपनाया था। कॉन्ग्रीव एंड इथर्ज आर द राइटर्स ऑफ। कॉन्ग्रीव और इथर्ज जो थे वो किसके राइटर्स थे फ्रेंड, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ही राइटर्स थे। इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड बाय। 18th सेंचुरी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को किसने रिवाइव किया था, वो किया था गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन ने। नेक्स्ट है, विच फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक जॉनर डील्स विद intrigues and relations of ladies and gentlemen who live in a sophisticated society। एक ऐसी सोसाइटी जो कि sophisticated सोसाइटी मानी जाती है, रॉयल सोसाइटी मानी जाती है, और वहाँ की जो लेडीज़ और जेंटलमैन होते हैं उनके रिलेशंस को वहाँ पर शो किया जाता है। तो वो कौन सा ड्रामेटिक जॉनर होता है, तो वो होता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी होगी लेकिन अंडर मैनर्स के अकॉर्डिंग। Shakespeare's Love, Labour's Lost and Much Ado About Nothing are the examples of comedy of manners। शेक्सपियर के Love's, Labour's Lost और Much Ado About Nothing किसके एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। The term comedy of Menac is associated with the early plays of Pinter, who coined this term by borrowing it from the subtitle of Campton's play The Lunatic View, a comedy of Menac। द कॉमेडी ऑफ मीनैक एक टर्म है जो कि हेरोल्ड पिंटर के प्ले से रिलेटेड है, और ये इस टर्म को किसने कॉइन किया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि किसने कॉइन किया था, और इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, कैम्पटन के प्ले से लिया गया है, उसके सबटाइटल से, जो कि था द ल्यूनेटिक व्यू ए कॉमेडी ऑफ मीनैक। तो किसने इस सबटाइटल को कॉइन किया था एज अ टर्म, तो वो उनका राइटर का नाम था इरविंग वार्डन। Question number 92 is,
who criticized restoration comedy in a short view of immorality and profaneness of the English stage। तो यहाँ पर रेस्टोरेशन कॉमेडी को किसने क्रिटिसाइज़ किया था अपने वर्क में, ए शॉर्ट व्यू ऑफ इमोरलिटी एंड प्रोफेननेस ऑफ द इंग्लिश स्टेज। ये उनके वर्क का नाम था और ये किन का वर्क था? जेरेमी कॉयलर का। क्वेश्चन नंबर 93 इज कॉमिक रिलीफ इज। कॉमिक रिलीफ क्या होता है फ्रेंड्स? द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स, स्पीचेस और सीन्स इन ए सीरियस और ट्रेजिक वर्क। किसी ट्रेजिक वर्क में, किसी सीरियस वर्क के बीच में कॉमिक कैरेक्टर और कॉमिक सीन्स को ऐड कर देना, जिससे कि थोड़ा रिलीफ वहाँ पर दर्शकों को मिल जाए, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स कॉमिक रिलीफ। नेक्स्ट है ग्रैव डिगर्स इन हैमलेट, द सीन ऑफ द ड्रंकन पॉर्टर इन मैकबेथ, the Falstaff scenes in Henry IV Part First, and the roles of Mercutio and the old nurse in Romeo and Juliet are the instance of। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि ग्रेव डिगर्स का जो सीन था हेमलेट में, और ड्रंकन पॉर्टर का सीन जो मैकबेथ में था, फाल्स्टफ के जो सीन थे हेनरी IV पार्ट फर्स्ट में, और मर्क्यूशियो और ओल्ड नर्स के जो सीन थे रोमियो और जूलियट में, वो किसके एग्जाम्पल हैं? वो कॉमिक रिलीफ के एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स। A fanciful image or startling comparison is known as एक फैंसीफुल इमेज, एक ऐसी इमेज जो कि काल्पनिक हो। फैंसीफुल और स्टार्टलिंग मतलब स्टार्टलिंग कंपैरिजन होता है जो कि रियल नहीं होता है, जो कि रियली पॉसिबल भी नहीं होता है। जैसे कुछ बोल देते हैं कि तुम्हारा चांद सा चेहरा है, ये एग्जाम्पल ही है, क्योंकि चेहरा कभी भी चांद नहीं हो सकता, सिर्फ एक कंपैरिजन है, और ये एक ऐसा कंपैरिजन है जो कभी भी रियलिटी में चेंज नहीं हो सकता है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स कंसीट। नेक्स्ट है इट इज़ ए पोएट्री ऑफ द पर्सनल और आई। इट इज़ द पोएट्री ऑफ द पर्सनल। ये एक पर्सनल पोएट्री होती है फ्रेंड्स, और आई मीन्स अपने लिए। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग इमर्ज इन द लेट 1950s, और ये 1950 और 1960s में ये इमर्ज हुआ था स्टाइल, एंड इज एसोसिएटेड विद पोएट्स सच एज रॉबर्ट लोवेल, सिल्विया प्लैथ, एन.ए. सेक्सटन एंड W.D. स्नोडग्रास। सच पोएट्री इज कॉल्ड। ये ऐसी पोएट्री है जो कि पर्सनल और अपने आप से रिलेटेड होती है। 1950 और 1960 में इसका विकास हुआ था, ये आगे आई, और कुछ राइटर्स के, कुछ पोएट्स के नाम दिए गए हैं जो हैं रॉबर्ट लोवेल, सिल्विया प्लैथ, एन.ए. सेक्सटन एंड W.D. स्नोडग्रास। इस पोएट्री को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं कन्फेशनल पोएट्री। नेक्स्ट है द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स और टू फोर्सेस। दो कैरेक्टर और दो फोर्सेस के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट या डिलेमा इसको बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में दुविधा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट में बी ऑफ टू काइंड्स, आउटर एंड इनर। कन्फ्लिक्ट दो तरीके का हो सकता है फ्रेंड्स, एक आउटर हो सकता है और एक इनर हो सकता है। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं। आउटर कन्फ्लिक्ट क्या होता है? जो किसी और को पता हो या किसी दो पर्सन के बीच में होता है, मीन्स दो कैरेक्टर्स के बीच में और उनके थॉट्स के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो दुविधा होती है, उसको बोलते हैं आउटर कन्फ्लिक्ट। लेकिन जो इनर कन्फ्लिक्ट होता है वो अपने ही थॉट्स के बीच में होता है। जैसे हम कभी कभी दो चीज़ें सोचते हैं और हमें लगता है कि ये करूं कि ये करूं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा ना हो जाए, कहीं इसका आउटकम अच्छा ना हो, और या फिर अगर नहीं करता हूं तो इसका रिजल्ट पता नहीं कैसा होगा। तो ये होता है इनर कन्फ्लिक्ट फ्रेंड्स। तो आउटर कन्फ्लिक्ट दो कैरेक्टर्स के बीच में होता है, इनर कन्फ्लिक्ट अपने ही थॉट्स के बीच में होता है। नेक्स्ट है डिनोटेशन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड वाइल कैनोटेशन इज। डिनोटेशन क्या होता है? वो किसी वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग होता है फ्रेंड्स। तो वहीं जो कैनोटेशन होता है वो क्या होता है? एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड। ये उससे जो हमें आइडिया मिलता है, जिसको इम्प्लाई किया जा सके और सजेस्ट किया जा सके, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स कैनोटेशन। डिनोटेशन होता है जो कि डिक्शनरी का कोई भी मीनिंग वहाँ पर दिया रहता है, और कैनोटेशन होता है उससे हमें जो आइडिया मिलता है, उससे जो हमें सजेशन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 इज सेकेंडरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज नोन एज। किसी भी वर्ड का सेकेंडरी मीनिंग, यहीं पर जो हमने कहा कि जिससे मतलब जिसके बारे में उससे हमें सजेशन मिलता है या उसको
इम्प्लाई किया जाता है वहाँ पर। तो सेकंड मीनिंग भी उसको बोल सकते हैं कि सेकेंडरी मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं कैनोटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 100 तक हम कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स, और ये पार्ट 3 है लिटरेरी टर्म्स का। अगर आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स इस तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए, मैं आगे फॉलो करती हूँ, क्योंकि 450 क्वेश्चन हैं लगभग। अगर सभी क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए अगर ये यूज़फुल है तो। अगर यूज़फुल नहीं है तो आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। और जितना मैं समझती हूँ, जितना मुझे आता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स के बारे में समझा पाऊँ। आई होप कि आप लोगों को उससे कुछ हेल्प मिल जाए फ्रेंड्स। अगर मिलती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और अगर आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।